हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बायोटेक्नोलॉजी की क्लास 4 तक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसे प्रिपेयर कर लिया था। लाइगेज की मदद से उसे वेक्टर में अटैच कर दिया था। अब हम उस वेक्टर को किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो वो जीन ट्रांसफर कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्लो चार्ट था। यहाँ तक हमने कल लास्ट क्लास में आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, एम्प्लीफिकेशन और लाइगेशन, ये जो 4 प्रोसेस थी ये कंप्लीट कर ली थी। आज हम इस जो लाइगेट डीएनए फ्रेगमेंट है वेक्टर के अंदर, उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसी होस्ट के अंदर। तो ये ट्रांसफर की जो मेथड है ये किस तरीके से की जाती है, आज की क्लास में हम देखते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ट्रांसफेरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। जो हमने कल तक फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर हमने अटैच किया था किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको अब ये जो रिकॉम्बिनेंट बना था हमारा, ये रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। तो इस रिकॉम्बिनेंट को हमें किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। अब होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए कई मेथड यूज में ली जाती है। होस्ट के अंदर सेल वॉल भी हो सकती है। सेल के डीएनए के अंदर ट्रांसफर करना है हमें। डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस जो है उसकी सेल के अंदर है, और सेल में सेल वॉल भी हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। और इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और उसके बाद उसका क्रोमोसोम। तो हमें इतना अंदर उसे ट्रांसफर करना है। तो इस चीज के लिए हम दो मेथड यूज में लेते हैं। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हम किसी वेक्टर की मदद से, किसी कैरियर की मदद से हम उसको अंदर डालते हैं। दूसरा डायरेक्ट मेथड होती है, इसमें वेक्टरलेस मेथड होती है, कोई वेक्टर की यूज नहीं लिया जाता। डायरेक्ट डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत उसमें अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी भी होस्ट के अंदर। तो फर्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड या वेक्टर के थ्रू द वेक्टर जो हम ट्रांसफर करते हैं, वो मेथड। तो ये तीन तरह से या तीन ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। या तो किसी बैक्टीरियल सेल में हमें उसको ट्रांसफर करना है, या किसी प्लांट सेल में हमें उसको ट्रांसफर करना है, या किसी हमें उसे एनिमल सेल में ट्रांसफर करना है। क्योंकि तीनों सेल का ही अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अलावा प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है। ये मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूँ। एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये तीनों की अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इनके मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग इनकी केमिस्ट्री है। तो हम सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में अगर हमें किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? ऐसा डीएनए जिसमें हमने किसी फॉरेन डीएनए को या हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को या किसी पैसेंजर डीएनए को अटैच करा है, वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि वो अपने को मल्टीप्लाई कर सके और अपना प्रोडक्ट बना सके। तो अगर बैक्टीरियल सेल के लिए ट्रांसफर करते हैं तो हम इसमें एक डाइवेलेंट केटायन का यूज करते हैं। डाइवेलेंट केटायन जैसे कैल्शियम का यूज करते हैं, ताकि वो उसकी सेल वॉल के अंदर एंटर हो सके। इसके अलावा हम एक अल्टरनेटिव पाथ यूज करते हैं, जिसमें हम उसे एक बार आइस पे रखते हैं, एक बार 42 डिग्री सेंटीग्रेड हीट पे रखते हैं, उसके जस्ट बाद फिर उसे आइस पर रखते हैं। तो ये अल्टरनेटिवली हम 2-3 बार इस प्रोसेस को करते हैं। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थोड़ी लूज हो जाती है, और उसके अंदर हम हमारा फिर डीएनए इंसर्ट हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने की मेथड्स थी। अब प्लांट सेल के अंदर हम जो किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कैसे करते हैं, इसके पहले हम एक चीज समझते हैं। देखो, इनके अंदर ट्रांसफर करने की जो मेथड होती है वो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर कहलाती है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये रोड से बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, मोस्टली बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव भी होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। ये क्या करता है? ये क्राउन गोल डिजीज क्राउन गोल्ड डिजीज पैदा करता है प्लांट्स के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट के अंदर एक ट्यूमर बन जाता है। अगर इस बैक्टीरिया का
इन्फेक्शन होता है तो उससे ट्यूमर बन जाता है। तो ये क्राउन गॉल डिजीज पैदा करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये क्या करता है, मैंने बताया कि प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, सब लोग जानते हैं हम। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो प्लाज्मिड है वो कहलाता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या है कि जब ये बैक्टीरिया किसी प्लांट सेल में जाता है, इसका इनोकुलेशन होता है या इसका इन्फेक्शन होता है, तो ये अपने इस प्लाज्मिड को उस पर्टिकुलर प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच कर देता है। ठीक है, अटैच करने से इसका जो प्लाज्मिड का जो पार्ट था जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, उसको अटैच हो जाने से उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ट्यूमर बन जाते हैं, क्राउन गोल बन जाता है। ठीक है, तो इससे उस प्लांट की फिर धीरे धीरे डेथ हो जाती है। तो ये अपने आप अपने प्लाज्मिड को उसके अंदर ट्रांसफर कर लेता है। तो हमने इसकी इस खूबी को अपने यूज के लिए उपयोग में लिया। ये क्या करता है, पहली बात तो ये किसको अफेक्ट करता है, एक डाइकोट प्लांट्स को अफेक्ट करता है, या फिर जो ब्रॉड लीव्स क्रॉप्स होती है जैसे टोमेटो, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन को करता है। मोस्टली डाइकोट को करता है, मोनोकोट्स को नहीं करता, इसलिए सीरियल्स को नहीं करेगा। सीरियल्स जो है मोनोकोट होते हैं। तो डाइकोट प्लांट कुछ मोनोकोट को भी करता है, अगर वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज या जब छोटा रहता है वो, तब वो उसे अफेक्ट कर सकता है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है, इसके अंदर एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। उस प्लाज्मिड को ये प्लांट में अटैच कर देता है ताकि उसमें ये डिजीज पैदा कर सके। ठीक है, अब देखो इसके टीआई प्लाज्मिड जो होता है, इसका टीआई प्लाज्मिड जो है उसमें दो रीजन होते हैं। एक टी डीएनए ट्रांसफर डीएनए रीजन होता है और एक विर रीजन होता है, वायरुलेंस रीजन। तो ये ट्रांसफर डीएनए जो रीजन है, ये बात हो रही है इसके प्लाज्मिड की। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, या हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं, उसकी बात हो रही है। इसमें दो रीजन होते हैं, एक रीजन तो होता है टी डीएनए का और एक रीजन होता है विर रीजन। तो इस टी डीएनए जो ये रीजन है, ये इसको ट्रांसफर करता है क्योंकि यही जो है यही गॉल का फॉर्मेशन करता है। और ये जो विर रीजन है, ये डिफरेंट एंजाइम्स और इसके लिए जो एसेंशियल चीजें हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो ये टी डीएनए को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसको हमें किसी एक प्लांट के अंदर डालना था, किसी डीएनए के पार्ट को हमें जिस प्लांट में डालना था, तो सबसे पहले हमने ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का प्लाज्मिड लिया, इसके इस टी डीएनए रीजन को हटाया। पहली बात तो हमने इसको हटाया ताकि ये कोई डिजीज ना कर सके, क्योंकि डिजीज जो क्राउन गोल जो हो रहा था वो टी डीएनए वाले रीजन से हो रहा था। तो हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करवाया और इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद हमने इस पर्टिकुलर जगह में जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इससे अटैच कर दिया। अब ये जो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड अब कहलाता है डिसआर्म प्लाज्मिड। यहाँ लिखा हुआ है दैट इज डिसआर्म प्लाज्मिड, क्योंकि इसका मेन जो फीचर था वो खत्म हो गया। ये गॉल करता था क्योंकि टी डीएनए था, इसमें अटैच था, तो इस रीजन को ही हमने हटा दिया और इस जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया। अब ये जाएगा किसी प्लांट के अंदर, किसी डाइकोट प्लांट के अंदर या ब्रॉड लीफ प्लांट के अंदर, वहां अपने इस टी डीएनए वाले रीजन को, अब ये टी डीएनए बचा नहीं है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला रीजन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला रीजन है, इसको ये अटैच कर देगा प्लांट के जो प्लांट का क्रोमोसोम है उसके साथ। तो हमारा इस तरीके से जीन उस पर्टिकुलर प्लांट में ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है। तो इस टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है, इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बिना कुछ करे ही हमने केवल इसमें जीन अटैच करा, बाकी काम इसने खुद नहीं कर दिया। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर किया जाता है किसी प्लांट के अंदर। अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अलावा एक एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस भी होता है। इस राइजोजिनस ये भी कॉज हैरी रूट डिजीज
हैरी रूट डिजीज प्लांट के अंदर कोज करता है। तो हम भी इसी का यूज करके इसका प्लाज्मिड अलग करेंगे। प्लाज्मिड के जो टी डीएनए होता है, ट्रांसफर डीएनए होता है, जो पर्टिकुलर रीजन जो डिजीज पैदा कर रहा है उस रीजन को हटा के हमारे जीन को अटैच कर देंगे, बाकी काम ये खुद कर देगा। तो इस तरीके से किसी भी जीन को किसी प्लांट सेल के अंदर अटैच किया जाता है। तो हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इसके अलावा हमने इन प्लांट सेल के अंदर देखा कि किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। ये देखो एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लो एग्रोबैक्टीरियम का। कोई भी हमने एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का हमने प्लाज्मिड लिया, इसका ये टी डीएनए वाला पार्ट है, दिस इज टी डीएनए पार्ट। हमने इसको रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट से इसको हमने रेस्ट्रिक्शन से काट दिया। काटने के बाद हमने इसमें हमारा जो फॉरेन डीएनए था उसको हमने अटैच कर दिया इस जगह। जिस जीन को हम पहुंचाना चाहते हैं किसी प्लांट के अंदर उसे हमने इसमें अटैच कर दिया। किसकी सहायता से? लाइगेज एंजाइम की मदद से। आप सब जानते हैं कि लाइगेज जो है मोलिकुलर ग्लू है, तो इसकी मदद से हमने इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने इसको वापस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के अंदर। अब ये बैक्टीरिया जो है किसी प्लांट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अफेक्ट करने से वो उसके क्रोमोसोम में अपने इस पर्टिकुलर रीजन को अटैच कर देगा। अटैच करने से इस प्लांट के अंदर अब हमारा जो ये जीन था वो काम करना शुरू कर देगा और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो इसके अंदर बनने लग जाएगा। चाहे वो कोई प्रोटीन हो या और कुछ हो, तो वो इसके अंदर फॉर्म होने लग जाता। तो हमने केवल इतना करा कि हमने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके प्लाज्मिड में अटैच कर दिया, बाकी हमारा सारा काम इसने ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लिया। इसलिए हम इसे जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। अब बैक्टीरिया और प्लांट के अलावा अगर किसी एनिमल में हमें ट्रांसफर करना है, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है, तो हम एक रेट्रोवायरस का यूज करते हैं और उसे भी डिसआर्म करते हैं। डिसआर्म मतलब उसके जो डिजीज पैदा करने वाली चीज को हम हटा देते हैं और उस जगह हमारा पर्टिकुलर जीन अटैच कर देते हैं और उसे फिर एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। उससे एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं ताकि वो हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उससे अटैच हो सके। तो इस तरीके से ये वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर था। हमने इसमें किसी एक वेक्टर का यूज करा और उससे ट्रांसफर करा। कुछ डायरेक्ट मेथड होती है जिससे कि हम जीन ट्रांसफर करते हैं। पहली है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं किसी भी सेल को। इलेक्ट्रिक शॉक देने से उसके अंदर पोर्स हो जाते हैं उसके सेल वॉल के अंदर, और पोर्स में फिर वो टेम्पररी पोर्स होते हैं और फिर वहां डीएनए एंटर हो जाता है। दूसरी है केमिकल मीडिएटेड। इसमें कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है ताकि सेल वॉल को लूज किया जा सके, सेल में किसी भी तरह होल किया जा सके। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का यूज मेनली किया जाता है, पीईजी का, ताकि किसी फॉरेन डीएनए को वो अपटेक कर सके। इसके अलावा कुछ माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं। इसमें माइक्रो नीडल्स, ग्लास नीडल्स और माइक्रो पिपेट का यूज करके इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। इंजेक्शन की मदद से, बहुत ही पतले इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। एक मेथड होती है पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक मेथड। इसमें एक जीन गन का यूज किया जाता है जिसको हम जीन गन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर लपेट दिया जाता है। टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स उसके ऊपर लपेट दिए जाते हैं। उसके बाद इस जीन गन से फायर किया जाता है तो वो सीधा किसी भी सेल के अंदर एंटर हो जाता है क्योंकि वो इतने प्रेशर से आता है। तो ये पार्टिकल गन या बैलिस्टिक मेथड से भी हम यूज करते हैं। एक लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी होता है। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल हो सकती है, परमिएबल हो सकती है, सेलेक्टिवली परमिएबल हो सकती है, नॉन परमिएबल हो सकती है। कई तरह की मेम्ब्रेन होती है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है सेल के अंदर, जिसको वो चाहती है वही अंदर आ सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो वो लिपिड्स को आसानी से अपने अंदर आने देती है। तो हम क्या करते हैं, लिपिड्स के छोटे छोटे बैग बनाते हैं और उसके अंदर हमारे डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम रख देते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमने रख दिया तो वो लिपिड के साथ उनको अंदर ले लेगी और बाकी फिर अपना काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो जीन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा।
तो इस तरीके से कुछ डायरेक्ट मेथड थी, इसमें हम किसी भी फॉरेन चीज का यूज करके, बिना यूज करे, किसी वेक्टर का बिना यूज करे डायरेक्ट हम जीन ट्रांसफर करते हैं। अब हमारा जीन जो है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, चाहे वो बैक्टीरिया सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। अब ट्रांसफर, अब ऐसा है कि अगर मान लो हमने 100 सेल ली है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी 100 के अंदर वो ट्रांसफर हो सकता है वो 50% के अंदर ही हो सकता है वो 25% के अंदर हो सकता है वो 92% के अंदर हो। तो हम उसे अलग कैसे करें, उसे पहचाने कैसे कि किसके अंदर हमारा पर्टिकुलर जीन गया है, किसके अंदर नहीं गया है। तो इस जो 6th प्रोसेस है उसमें हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम सेलेक्ट करें कि ट्रांसफॉर्मेंट जो हुआ है वो रिकॉम्बिनेंट सेल है कि नहीं है, या फिर कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नहीं है, किसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, किसी के अंदर नहीं गया है। तो इसके लिए दो मेथड यूज में ली जाती है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन बाय 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, अच्छा, अब इसके लिए तुम्हें पीबीआर 322 का डायग्राम याद करना होगा। पीबीआर 322 का डायग्राम याद करना होगा। पीबीआर 322 जो था वो हमारा एक वेक्टर था। इस वेक्टर में यहाँ हिंड थर्ड के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट थी, ठीक है, यहाँ इको R1 के लिए थी। तो इस तरीके से अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट थी, और दो इसमें जो थे वो रेसिस्टेंट जीन थे, रेसिस्टेंट साइट थी, रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट थे। एक तो था TETR, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, और एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। तो ये जो रेसिस्टेंट जीन होते हैं ये क्या करते हैं कि दो एंटीबायोटिक होती है, एक टेट्रासाइक्लिन होती है और एक एम्पिसिलिन होती है। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ये दो रीजन। यहाँ पर इसके रेसिस्टेंट जीन होते हैं ताकि अगर हम इन दोनों किसी भी एंटीबायोटिक का यूज करें तो ये पीबीआर 322 को हानि नहीं पहुंचा सकते, उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हम क्या करते हैं कि इस TETR को हटाते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को हटा देते हैं। इस पर्टिकुलर रीजन को हटाकर हम इस जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको अटैच कर देते हैं। इस जगह हम TETR को हटा दिया और हमने इस जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर दिया। अब ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर वो जीन नहीं है, उसे हमने हटा दिया है। अब हम अगर ये इससे हम अगर पहचान करें तो कैसे करें, अगर हम इसको एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट में रखेंगे तो ये जीवित रहेगा क्योंकि इसके अंदर दोनों, मान लो एक बार देखो, दो प्लाज्मिड है, इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, मतलब इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, इसके अंदर नहीं आया है। अब इन दोनों को हमने रखा एम्पीसाइक्लिन के किसी भी सॉल्यूशन में। एम्पीसाइक्लिन जो है, एम्पीसिलिन जो है वो कोई भी एंटीबायोटिक है उसके सॉल्यूशन में हमने इसको रखा। रखने पर क्या हुआ कि ये भी जिंदा रहा, ये भी जिंदा रहा, क्योंकि एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को हमने छेड़ा ही नहीं। अब हमने इसको टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, मतलब हमने छेड़ा ही नहीं। अब हमने इसको टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर, सॉरी, टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन के अंदर रखा। टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था, ये तो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेंट था हमारा, मींस यहाँ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो गया था, तो इस कारण टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन यहाँ से हट गया, तो इसलिए ये टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रेसिस्टेंस शो नहीं करेगा, और इस तरीके से हम उसकी कॉलोनी का पता लगा सकते हैं। इसको अभी हम डायग्रामेटिक रूप से देखते हैं, तब जाके ये हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो एक बार के लिए ये ध्यान रखिए कि एक तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के द्वारा हम इसको पहचान कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत हो जाती है कि इंसर्शल इनएक्टिवेशन हो जाता है। ये क्या है इंसर्शल इनएक्टिवेशन? एक्चुअली जब हमने TETR को हटाकर, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को हटाकर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया, तो इस कारण वो जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड था वो अपनी एक रेसिस्टेंट पावर को खो देता है टेट्रासाइक्लिन के प्रति। तो इसी को हम कहते हैं इंसर्शल इनएक्टिवेशन। किसी भी
चीज को इंसर्ट करने से कुछ इनएक्टिव हो जाए तो उसे इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन विद इन सेलेक्टेबल मार्कर जीन ऑफ फैक्टर, सेलेक्टेबल मार्कर जीन बिकम इनएक्टिव और लूज देयर फंक्शन। ये सब मिला के यही कह रहे हैं कि हमने टीईटीआर को जो ट्रांसफर करा है तो टीईटीआर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट पावर अपनी उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड ने खो दी है, इसी कारण उसमें इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया। तो एक मेथड तो ये होती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को। अब क्या है, इस मेथड की एक दिक्कत है, हमें दो तो सॉल्यूशन बनाने रखने पड़ते हैं। एक तो एम्पीसाइक्लिन के सॉल्यूशन में रखो पहले तो उसे एम्पीसिलिन में, फिर उसे टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में रखो, तो फिर जाके कहीं जाके पता लगता है, तो बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव हो जाती है। इसके लिए फिर हमने एक दूसरी मेथड का यूज करा, दैट इज सिलेक्शन बाय वन लैक जीन एंड वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। इस मेथड में क्या होता है वो देखो, एक लैक जेड जीन होता है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। लैक जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। इस एक वेक्टर के अंदर जो है, ये मान लो कोई वेक्टर है, प्लाज्मिड है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर लैक जेड जीन है। तो लैक जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। अब इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण एक सब्सट्रेक्ट है एक्स गैलेक्टेज, ये एक्स गैलेक्टेज इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण ब्लू कलर देता है। अगर किसी सब्सट्रेक्ट के कोई सब्सट्रेक्ट है एक्स गैलेक्टोसाइडेज, उसके अंदर अगर हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाल दिया तो उसमें ब्लू कलर आ जाता है। मींस कि ये लेक जेड जीन जो है ये काम कर रहा है अगर ब्लू कलर आ गया तो। मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें एक्स गैलेक्टोज भरा हुआ है, एक्स गैलेक्टेज भरा हुआ है। अब इसमें अगर कोई लेक जेड जीन का प्रोडक्ट हमने डाला तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अंदर जाएगा और यहाँ ब्लू कलर हमें अपीयर होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये लेक जेड जीन काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं इसमें कि इस लेक जेड जीन वाली जगह पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर देते हैं। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो गया, इस जगह हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर देते हैं। इसको अटैच होने से ये लेग जेड जीन जो है इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, या हम इसको बोल सकते हैं इंसर्सल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हमने कुछ इंसर्ट कर दिया और ये इनएक्टिव हो गया तो ये इंसर्सल इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिवेशन, इंसर्सल इनएक्टिवेशन हो जाता है, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये एक प्लाज्मिड था, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, ये दूसरा प्लाज्मिड है, इसमें नहीं हो पाया, तो इसमें लेग जेड जीन रहेगा और वो काम करता रहेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को रखा किसमें, एक्स गैलेक्टेज के अंदर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ जो है ये लेग जेड जीन पूरा काम कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, तो इस जगह ये पूरा ब्लू कलर दे देगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये ट्रांसपोर्टमेंट नहीं है हमारा, यहाँ हमारा जीन नहीं हुआ है। जबकि ये वाला जो है ये इसमें लेग जेड जीन ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया, क्योंकि इस जगह हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया, तो ये ब्लू कलर नहीं देगा। ये जो एक्स गैलेक्टेज है ये नॉर्मली व्हाइट कलर का रहता है, तो यहाँ केवल व्हाइट ही कलर रहेगा, यहाँ ब्लू कलर नहीं आएगा। तो इस तरह हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ है। तो लेग जेड जीन जो है आजकल यूज में लिया जाता है और थोड़ी इजी मेथड पड़ती है। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस को हम एक बार देखते हैं क्या हुआ है। हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें हमें किसी एक जीन को जिसकी क्वांटिटी कम है, जिसका प्रोडक्ट कम मिल रहा है, हम उसे किसी दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं जहां इसकी जरूरत है या जहां ये मल्टीप्लाई हो सकता है, बहुत ज्यादा हमें मिल सकता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर जीन को जिसे हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, उसे हम फॉरेन डीएनए कहते हैं, पैसेंजर डीएनए कहते हैं। ठीक है, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे कहते हैं। ठीक है, उसको लिया, अब उसको ट्रांसफर करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ये पैसेंजर है तो ये इसकी बस है, तो हमें एक बस की जरूरत पड़ती है। बस के लिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। हमने PBr322 का यूज करा। इस वेक्टर को हमने अब
वेक्टर भी अलग कर लिया और पैसेंजर डीएनए भी अलग कर लिया। इन दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ डाइजेस्ट करवाया ताकि वो दोनों सेम जगह से कटे, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर एक इसके पास अगर PBr322 के पास एडिनिन है तो इसके पास यहाँ फर्स्ट सीक्वेंस टी होना चाहिए ताकि ए और टी दोनों जुड़ जाए। अगर इसके पास ग्वानिन है तो इसके पास जो फॉरेन डीएनए है वहां पर सी होना चाहिए ताकि वो उससे अटैच हो जाए। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, इसलिए हम सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। इसके बाद हम इसको इसके साथ पर्टिकुलर PBr322 के साथ डीएनए लाइगेज की मदद से इसको अटैच कर देते हैं। तो देखो अब हमने कई सारे वेक्टर डीएनए लिए, ऐसा तो है नहीं कोई एक लेंगे, कई सारे लेंगे, कई सारे में कई सारे हमने ये डाले, तो कुछ एक में हो पाता है ये रिकॉम्बिनेंट जो है, कुछ एक बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। कुछ क्या होगा कि ये वापस अपने आप, जैसे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से काटा और ये वापस अपने आप जुड़ गया, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्लाज्मिड रहा, लेकिन ये प्लाज्मिड जो है यहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें अटैच हो गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर करने के लिए हमने इसको बैक्टीरिया में डाला। कौन सा बैक्टीरिया डाला? ई कोलाई के अंदर डाला, माना हमने इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर इसको डाला। अब डालने के लिए ई कोलाई भरी हुई प्लेट है, उसके अंदर हमने इसको रखा। तो ये ऐसा है नहीं कि सभी के अंदर चले जाएगा, कुछ के अंदर ये वाला जाएगा, कुछ के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट वाला जाएगा और कुछ के अंदर जाएगा ही नहीं। तीन तरीके के, मान लो ये एक बीकर है, इसके अंदर तीन तरीके की सेल होगी, एक जिसमें नॉर्मल वेक्टर होगा, एक जिसमें रिकॉम्बिनेंट होगा और एक जिसमें कोई नहीं होगा। तो हमें केवल रिकॉम्बिनेंट से काम है। हम कैसे पहचाने कि ये दोनों नहीं हो, केवल रिकॉम्बिनेंट हो, हमें इसे कैसे अलग करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको किसके अंदर रखते हैं? मान लो सबसे पहले हम इसको रखते हैं एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट के अंदर, क्योंकि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन था उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है किसी के अंदर भी। ठीक है, तो एम्पिसिलिन के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इस सेल को रखेंगे तो ये वाला जो है ये मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है तो रेसिस्टेंट पावर नहीं है, रेसिस्टेंट पावर नहीं है तो ये डेथ हो जाएगी इसकी, ये मर जाएगा। जबकि ये दोनों जिंदा रहेंगे, क्योंकि AMPR तो इसमें भी था और इसमें भी है, तो ये दोनों जिंदा रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इसको टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे इन दोनों सेल को। अब टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या होगा कि ये वाला जो है ये तो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन बिल्कुल सही है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके टेट्रासाइक्लिन की जगह हमने डिजायर्ड जीन को अटैच कर दिया है, तो इस कारण ये अपनी रेसिस्टेंट पावर खो चुका है। तो ये टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। तो हम ये पता लगा लेंगे कि जिस जगह डेथ हुई, एक्चुअली क्या है कि ये बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं। जैसे यहाँ पे सारे ट्रांसफॉर्मेंट रहेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ सब नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेंगे जिसके अंदर नहीं हुआ है। तो यहाँ अगर दो चार बैक्टीरिया मर गए या कुछ मर गए तो हम इस जगह को पहचान कर लेंगे कि ये वाला रीजन जो है ये रिकॉम्बिनेंट्स का है और ये वाला रीजन रिकॉम्बिनेंट्स का नहीं है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर जीन का जो रिकॉम्बिनेशन जिसमें ट्रांसफर हुआ है, जो रिकॉम्बिनेंट है, उसको हम पहचान कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है जीन ट्रांसफर के अंदर यूज की जाती है। आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोडक्ट बनाता है जीन, और जो बाकी इसके अदर टॉपिक भी है इसके बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे बेनिफिशियल और हार्मफुल इंसेक्ट है, इसके अलावा और भी जैसे इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक बायोटेक है, इसके अलावा जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो हम इसके सबके बारे में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और ये जो है ये केवल FCI के लिए नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।